हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 द राइज ऑफ एम्पायर। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कौटिल्य में अर्थशास्त्र में जो कहा गया है वो लिखा हुआ है, देयर कैन नॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल एंड देयर इज नो किंगडम विदाउट अ कंट्री। इसका मतलब है कि कोई भी देश लोगों के बिना नहीं होता और कोई भी किंगडम देश के बिना नहीं होता। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम सीखेंगे या हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में कितने तरीके के एम्पायर हुए हैं, एम्पायर का मतलब क्या होता है, इंडियन सिविलाइजेशन किस तरीके से फैली। ये सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप देखिए कि इस चैप्टर में जो फर्स्ट इमेज है इसमें एक व्यक्ति दिखाया गया है जो घोड़े पर बैठा हुआ है। तो ये चैप्टर हमें बताएगा अंपायर के बारे में, और ये पाटलिपुत्र के बारे में बात की गई है। पाटलिपुत्र कहाँ है प्रेजेंट टाइम पे? पटना, यानी कि बिहार। तो भाविश और ध्रुवा टाइम मशीन में घूम रहे हैं और इतिहास के कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं कि इतिहास में क्या क्या हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब देखते हैं हमारा ये चैप्टर। सो ये चैप्टर स्टार्ट होता है लैंडिंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द ग्रेट सिटी। ठीक है, भाविश और ध्रुवा एक बड़े शहर में लैंड होते हैं जिसका नाम है पटना या पाटलिपुत्र, जो अभी बिहार में है। तो इसमें यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है इरा से। इरा कौन है? खानादास की एक आयरन स्मिथ है, उनकी बेटी हैं जो पाटलिपुत्र में रहती हैं। तो भाविश और ध्रुवा अपना इन्हें नाम बताते हैं। तो इरा इनको चुप कराते हुए कहती है कि सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, यानी कि जो सिपाही हैं वो अभी बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, और इसीलिए हमें उनका स्वागत करता है या उन्हें सम्मान देना है। अवर किंग अवॉइड्स, यानी हमारा जो राजा है वो वॉर को अवॉइड करता है। हमारा राजा वॉर करना नहीं चाहता, लेकिन जब अपने लोगों की सुरक्षा की बात आती है तो हमारा जो राजा है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इरा कहती हैं कि मेरे अंकल भी इस युद्ध में हैं, वो जा रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि वे लौटकर वापस आएंगे। अब यहाँ पर द ग्रुप वॉचेज एज एन इम्प्रेसिव procession of soldiers crosses a sturdy drawbridge leading out of the city, some on horseback and army chiefs on elephant back. प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस या शोभा यात्रा। तो ये एक जुलूस के तौर पर जा रहे हैं, पूरी आर्मी इकट्ठा होकर। यहाँ पर कुछ लोग घोड़ों पर बैठे हैं, कुछ लोग हाथी पर बैठे हैं, और बच्चे उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज इज दिस? भाविशा पूछती हैं ये किस तरीके का ब्रिज है जो नदी के नीचे बना हुआ है। इरा बताती है कि ये जो ब्रिज है ये हम लोगों को सेफ करता है, हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है ताकि बाहर से कोई अटैक ना कर सके। और ये नदी है, जब कोई हम पर अटैक करता है तो ये जो ब्रिज है ये ऊपर उठ जाता है, जिससे कोई भी इस नदी को पार नहीं कर पाता है। ठीक है, हमारे किले तक कोई नहीं पहुंच पाता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किले बंदी करना, यानी कि अपने राज्य को, अपने जो हमारा एरिया है उसके चारों तरफ किले की तरह दीवारें उठा देना, जिससे कोई भी उन पर अटैक ना कर सके। अब हमारा जो राज्य है, इरा बताती हैं कि हमारे राज्य में टिम्बर, हर्ब्स और कई सारी वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं। एलिफेंट्स फॉर द आर्मी आर ऑल्सो कैप्चर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। हाथी को भी जंगल से पकड़ा जाता है और फिर उन्हें आर्मी के लिए या युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। व्हाट इज द ओपनिंग इन दैट हिल? ध्रुव पूछता है कि ये जो हिल है, चोटी है, पहाड़ी है, उसका क्या है? इट इज अ केव। इरा कहती हैं ये एक गुफा है। हमारे जो राजा हैं वो हमारे यहाँ पर इन्होंने ये गुफा बनवाई है ताकि जो कम्युनिटी के साधु या महात्मा या संत हैं वो यहाँ पर रह सकें और पूजा पाठ कर सकें। तो इरा और ध्रुव और भाविशा में बातचीत चल रही है। एज दे मूव थ्रू पाटलिपुत्रा they take in its splendor, towering wooden rampart with watchtowers, majestic palaces and buildings, lively streets. Ira gestures towards the bustling market filled with traders from distant land. स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इन्हें आप देख लीजिए। स्प्लेंडर का मतलब होता है बहुत शानदार, भव्य जिसे कहते हैं। ठीक है, रैम्पेट का मतलब होता है किले की मजबूत दीवारें। वॉच टावर आपको पता ही है, एक ऐसी जगह जहां से सिपाही सब जगह पर नजर रखते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है।
बसलिंग मार्केट क्या होता है? बसलिंग मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहाँ बहुत भीड़ रहती है। ठीक है? सो अब यहाँ एक स्टूडेंट डेफिनेशन दी गई है ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक, यानी कि हेल्पफुल। तो जब कोई राजा युद्ध करने जाता है या लड़ने जाता है, तो आसपास के जो और छोटे राजा हैं वो उसके साथ मिलके लड़ने आ जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? यू मस्ट विजिट अवर मेन मार्केट। तो इरा कहती हैं कि आपको हमारा मेन मार्केट है उसमें घूमना चाहिए, उसको देखना चाहिए। एंड यू विल फाइंड कि हम जो है सिल्क कहाँ से मंगाते हैं? चाइना से। स्पाइसेस एंड जम्स फ्रॉम साउथ, साउथ से हमारे पास मसाले और हीरे मोती आते हैं। अच्छे कपड़े फ्रॉम डिफरेंट रीजन, और अलग अलग जगह से पाटलिपुत्र में कपड़े आते हैं ताकि हम उनका बिजनेस कर सकें। ओ दीज आर स्ट्रीट्स एक्रोबेट्स। एक्रोबेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कलाबाज। जो लोग कलाबाजी दिखाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, या गाते हैं, गाने गाते हैं, या डांस करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? एक्रोबेट। एक्रोबेट क्या करते हैं? लोगों को एंटरटेन करते हैं। सो इन सब से पता ये चलता है कि जो राजा है पाटलिपुत्र का वो बहुत बहादुर है, बहुत स्ट्रांग है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कहता है व्हाट इज एन एम्पायर। तो हमें यहाँ जानना होगा कि अंपायर का मतलब क्या होता है। बेसिकली अंपायर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से आया है, जिसको लैटिन में इंपीरियम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, यानी सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊपर जिसके पास ताकत होती है उसे कहते हैं सुप्रीम पावर। सो अंपायर में कई सारे छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक अंपायर बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट? और यहाँ पर जो रूलर होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो छोटे टेरिटरीज या छोटे राज्य होते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरीज, जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। और इन छोटे राज्यों को मिलाकर एक अंपायर बनाया जाता है। अगर हम एंशियंट संस्कृत के टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि एम्परर का मतलब क्या होता है? सम्राट या सम्राट कह सकते हैं, द लॉर्ड ऑफ ऑल, यानी कि सभी का राजा। ठीक है? सुप्रीम रूलर, अधिराजा या राज अधिराजा, ओवरलॉर्ड, यानी कि राजाओं का राजा। ठीक है स्टूडेंट? तो एंशियंट संस्कृत में एम्परर के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में आप देखेंगे कि बहुत सारे अंपायर डिक्लाइन हुए हैं और गायब ही हो गए हैं एक तरीके से। इनका पता नहीं है कहाँ है, लेकिन फिर भी इतिहास में जिन एम्पायर्स के बारे में लिखा गया है हम उनके बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली एक एम्पायर की कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ एन अंपायर। एक अंपायर में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले है मेंटेन एन आर्मी, इनके पास आर्मी होनी चाहिए। नंबर 2 है मेंटेन एन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये अपना देश कैसे चलाते हैं, प्रशासन कैसे चलाते हैं, इनके ऑफिसेज में काम कैसे होता है, ये लोग टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? थर्ड है मेक्स लॉ, यानी कि कानून। यहाँ पर कानून कैसा है, करेंसीज यानी कि ये लोग ट्रेड या बिजनेस करते हैं वो कैसे करते हैं, वेट एंड मीजर्स कैसे होता है इनके यहाँ। तो ये सब एक फीचर्स हैं अंपायर के। फोर्थ वन है कंट्रोल एंड रेगुलेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि माइंस, फॉरेस्ट, जंगलों को या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कौन कंट्रोल करता है। यहाँ एक अंपायर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि किसी भी अंपायर में आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियन, स्कूल ऑफ थॉट, इन सबको प्रमोट किया जाना चाहिए। और नंबर 6 है मेंटेन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पर रोड्स कैसे हैं, रिवर एंड सी नेविगेशन कैसा है। तो ये एक अंपायर के फीचर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना इसके एक अंपायर अधूरा होता है स्टूडेंट। ठीक है? अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, एन एम्बिशन टू रूल द एंटायर वर्ल्ड, अ मेटाफर फॉर कंट्रोलिंग लार्ज टेरिटरीज एंड इंश्योरिंग दैट दे वुड बी रिमेम्बर्ड फॉर पोस्टेरिटी। इसका मतलब ये है, ये एक मेटाफर है, एक कहावत है कि पूरी दुनिया को जीतना है या पूरी दुनिया पर शासन करना है। पोस्टेरिटी का मतलब होता है स्टूडेंट आने वाली पीढ़ियां, यानी कि एक राजा अपने बेटे को ही राजा बनाएगा और फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये राज करते हैं। इन रिटर्न फॉर ट्रिब्यूटरी
And loyal emperor generally allowed regional king or chief to continue to govern their areas. जो अंपायर होते हैं, उन अंपायर का जो राजा होता है वो छोटे राज्यों के राजाओं को अलाउ करता है कि अब आप अपने राज्य में गवर्नर बनकर या राजा बनकर राज कर सकते हैं। अंपायर के फीचर्स में कुछ खास चीजें देख लीजिए स्टूडेंट। ट्रेंड आर्मी होनी चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है या वॉर में जाती है, लड़ाई करती है, ठीक है। यहाँ पर फोर्टिफाइड सेटलमेंट यानी कि जो एरिया है, जो राज्य है, वो सुरक्षित होना चाहिए। टू एक्सपेंड इनटू अंपायर किंगडम माइट फर्स्ट वॉर अगेंस्ट नेबरिंग टेरिटरीज सो एज टू कंक्योर देम। ये जो अंपायर है, ये अंपायर सबसे पहले अपने आस पड़ोस के एरिया को कंट्रोल करते हैं ताकि जब कोई बड़ा युद्ध हो तो उसमें सभी लोग एक साथ लड़ सकें। रूलर्स एंड्यूवर्ड टू कंट्रोल रिवर्स, रिवर्स को भी कंट्रोल करना है, ट्रेड व्यापार में भी कंट्रोल करना है, और सड़कें बनवानी है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो ये सब अंपायर के फीचर्स होते हैं। साथ ही साथ इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इन सब पर भी कंट्रोल करना है ताकि इनसे टैक्स लिया जा सके और उसको सोशल वेलफेयर यानी कि समाज के भले के लिए यूज किया जा सके। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेड, ट्रेड रूट्स एंड गिल्ड्स। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ट्रेड रूट्स का मतलब होता है वो रास्ते जिनसे बिजनेस किया जाता है या व्यापार किया जाता है, और गिल्ड का मतलब होता है एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कारीगर और व्यापारी सभी लोग मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो मिलकर जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसको गिल्ड्स कहते हैं। नाउ, कंडक्टिंग मिलिट्री कैंपेन स्पेशली इन डिस्टेंस लैंड। अगर कोई भी आर्मी कहीं दूर युद्ध करने जा रही है तो वहां पर युद्ध करने जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्मी के पास कपड़े होने चाहिए, हथियार होना चाहिए, कपड़े होना चाहिए, उनके पास खाना होना चाहिए, आर्मी में जो सिपाही हैं उनको सैलरी मिलनी चाहिए, घोड़े और हाथी इन सबको खाना होना चाहिए, इनकी केयर होना चाहिए। रोड्स और शिप्स हैव टू बी बिल्ड, और सड़कें अच्छी हों, शिप्स पे कंट्रोल हो। सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं अंपायर के लिए। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे क्या है। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन एंड ट्रेड, यानी कि किसी चीज को बनाना और व्यापार करना, उस चीज को बेचना या खरीदना। तो किसी भी अंपायर को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन एंड ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ट्रेड रूट। जिस रास्ते व्यापार होता है उसको कहते हैं ट्रेड रूट। तो ट्रेड रूट पे जिसका कंट्रोल होता है वही सबसे शक्तिशाली और ताकतवर समझा जाता है, वही सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है और अपने राज्य का या अपने देश का विकास करता है। अब हम देखेंगे एंशियंट इंडिया के बारे में। ठीक है, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस ऑन दिस, एटलीस्ट बोथ फ्रॉम द लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। यानी कि हमें लिटरेचर के थ्रू और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का मतलब ये होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जब वो जमीन में से कुछ चीजें उन्हें मिलती हैं, जैसे टेक्सटाइल, कपड़े हो गए, मसाला हो गया, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, या लग्जरी आइटम हो गए, तो वो ये पता लगाते हैं कि उस राज्य के लोग या उस जगह के लोग 2000 साल पहले किस तरीके से रहते थे। वहाँ पर एनिमल्स की हड्डियों के भी कुछ चीज़ें बनाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें एक अंपायर के बारे में बताती हैं। मोर ऑफन ट्रेडर्स वर नॉट जस्ट आइसोलेटेड इंडिविजुअल। हम ये देखते हैं कि जो व्यापारी होते हैं वो कभी अकेले व्यापार नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी व्यापारी हैं वो सब आपस में मिलते हैं और मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद एक गिल्ड्स बनाते हैं। गिल्ड्स क्या कहते हैं? गिल्ड्स एक तरीके की संस्था या संगठन होता है कारीगर और व्यापारियों का, या एसोसिएशन जिसको हम कह सकते हैं वो होता है। तो ये सब लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं और फिर व्यापार करते हैं ताकि इनका व्यापार या बिजनेस या ट्रेड सुरक्षित तरीके से हो सके। इनमें एक इलेक्टेड हेड भी होता है जिसको हम चेयरमैन भी कह सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव भी होता है जिसको इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। अब ट्रेडर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि इनको नुकसान कम होता है, और इसके अलावा जो कोलैबोरेशन होता है, यानी कि आपस में मिलके जब ये लोग व्यापार करते हैं तो कंपटीशन भी
कम हो जाता है, जिससे इनका नुकसान नहीं होता है। सो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटर्स या रिसोर्स पे इनका कंट्रोल हो जाता है, इंफॉर्मेशन इन्हें मिलती रहती है और सप्लाई एंड डिमांड ये पूरी तरीके से करते रहते हैं। व्यापारी गिल्ड बनाने के ये सब फायदे होते हैं। इसके साथ ही सेकंड, एज एन एंशियंट टेक्स्ट पुट इट, कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन, मनी लेंडर्स एंड आर्टिसंस हैव अथॉरिटी टू ले डाउन रूल फॉर देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस। यानी जो किसान हैं, व्यापारी हैं या मुखिया हैं या जो ब्याज पे पैसा देते हैं, मनी लेंडर्स या कलाकार हैं, ये सब अपने अपनी सोसाइटी में बहुत बड़े लोग होते हैं। इनको अपना बिजनेस करने का तरीका आता है और ये संप्रभु होते हैं, यानी कि इन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, गिल्ड स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। आज भी अगर आप हमारे देश में देखेंगे तो गिल्ड्स की तरह ही कई संस्थाएं बनी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो even after they cease to exist formally, their spirit continue to influence India's trade and business activities. और भले ही ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दी जाए या इनको डिसॉल्व कर दिया जाए, उसके बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती रहती हैं। आज भी हमारे देश में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन गिल्ड्स की तरह ही काम कर रहे हैं। The institution of guild provide an excellent example of self-organizing abilities। यानी कि जो ये संस्था है, गिल्ड्स है, ये आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं और सेल्फ ऑर्गेनाइज यानी खुद ही आकर मिल जाते हैं। जैसे विलेज होते हैं, कई सारे गांवों को मिलाकर एक बहुत बड़ा मुखिया चुना जाता है और वो सभी गांवों के बारे में डिसीजन लेता है। जैसे कि काउंसिल्स हो गया, कई सारे लोग मिलकर एक काउंसिल्स बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और सब मिलकर अपने देश के बारे में या राज्य के बारे में डिसीजन लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है द राइज ऑफ मगध। मगध क्या है और ये मगध का राइज यानी कि कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट, द पीरियड बिटवीन द 6 and 4 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से भी 6 to 4 सेंचुरी के बीच में एक बहुत बड़ा चेंज आया भारत के इतिहास में, जिसको मगध कहा जाता है। मगध एम्पायर बेसिकली क्या है, महाजनपद। महाजनपद का मतलब होता है कई सारे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बहुत बड़ा राज्य बना देना। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में मगध कहाँ पर है स्टूडेंट, पटना, ऐसा माना जाता है। Those large kingdom of North and Central India with their assembly system, one of them मगध। मगध कहाँ है, साउथ बिहार। ठीक है, और उसके आसपास का एरिया। पटना को क्या कहा जाता है, पाटलिपुत्र। तो मगध एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम था और फर्स्ट एम्पायर था जो बहुत स्ट्रांग था। यहाँ का किंग बहुत पावरफुल था, जैसे कि अजात शत्रु। अजात शत्रु एक बहुत पावरफुल किंग है मगध का। ठीक है, और इसने पूरे बिहार पे कंट्रोल कर रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा था। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप बिहार से ही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट समझना चाहते हैं तो देखिए, बिहार में सिद्धार्थ गौतम जिसको बुद्धा कहा जाता है एंड वर्धमान जिनको महावीरा कहा जाता है, ये सब अजातशत्रु के राज्य में थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो आप इस चैप्टर को देख लीजिएगा, इंडियाज कल्चरल रूट चैप्टर। इसमें ये हिस्ट्री आपको मिल जाएगी गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर जैन के बारे में। मगध कहाँ पर लोकेटेड है, बेसिकली मगध जो प्रेजेंट टाइम में लोकेटेड है वो गंगा नदी के किनारे पर लोकेटेड है। ठीक है स्टूडेंट, विद फर्टाइल लैंड। अब गंगा नदी के किनारे जो भूमि है, जो जमीन है, वो बहुत उपजाऊ है। अबंडेंट फॉरेस्ट यानी जंगल है, बहुत सारे, लकड़ी मिलती है, हाथी है वहां पर। और इसके अलावा आयरन ओर भी है वहाँ, यानी कि लोहा भी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो लोहे का यूज हथियार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही साथ उन हथियारों को यूज किस लिए किया जाता है, ताकि युद्ध में वो काम आ सकें। गंगा नदी किनारे जो एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर बहुत, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, जिससे वहां खाने की कमी नहीं रहती है। ठीक है, और आर्मी स्ट्रांग है तो वो युद्ध में भी जीत ही जाएगी। तो बेसिकली ये टॉपिक हमें ये बताता है कि एक राज्य को स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होने के लिए उनके पास क्या क्या होना चाहिए, उनके पास हथियार और खाना पीना बहुत होना चाहिए। द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन, यानी कि सरप्लस यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन का मतलब होता है बहुत ज्यादा ग्रेन, अनाज होना। ठीक, मोर पीपल टू फोकस ऑन द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स।
लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे, विच वर डिमांड इनसाइड एंड आउटसाइड द एम्पायर बॉर्डर्स। सो ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट की डिमांड है, ये अंपायर में भी इसकी बहुत डिमांड है, लोग इसको खरीदना चाहते हैं, और अंपायर के बाहर भी इसकी बहुत डिमांड है। द गंगा एंड सोन रिवर। अब यहाँ पर दो नदियों के बारे में कहा गया है, गंगा और सोन नदी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नदियाँ किस लिए काम आती थी? ट्रांसपोर्टेशन के, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम आती थी। 5th सेंचुरी में महापद्मनंद एक राजा था मगध का, जिसने नंदा डायनेस्टी की स्थापना की थी, और ये बहुत सक्सेसफुल राजा था। लेकिन ये राज्य भी, ये नंदा डायनेस्टी भी डिक्लाइन हो जाती है, यहाँ इकोनॉमी थ्राइव्ड कर गई। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई तरीके के सिक्के बनाए, जिससे कॉइन्स इशू किए, और इन कॉइन्स में क्या हुआ, नंदा डायनेस्टी के बारे में पंच किया जाता था, और ये सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट सिक्के होते थे। फ्रॉम वेरियस अकाउंट ऑफ नंदा डायनेस्टी, जो नंदा डायनेस्टी का लास्ट राजा है वो कौन है? धनानंद। बेसिकली धनानंद जो राजा था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था, वो जनता को एक्सप्लॉइट करता था, उन पर अत्याचार करता था, तो इसीलिए नंदा डायनेस्टी का भी अंत हो जाता है, और नंदा डायनेस्टी के बाद कौन सा राज्य आता है? मौर्य अंपायर। स्टूडेंट यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, सूत्रास। बेसिकली सूत्रास होता क्या है? सूत्रास आर कंसाइज केयरफुली क्राफ्टेड phrases that capture knowledge and important ideas from ancient Indian text एंड ईजी टू रिमेम्बर एंड पास ऑन। सूत्र वो होते हैं जो बहुत अच्छे से लिखे हुए आइडियाज होते हैं, जिन हमें सूत्र अभी तक जो मिले हैं वो इंडियन टेक्स्ट में मिले हैं, जिनको आसानी से याद किया जा सके। ठीक है, लोग इनको बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। यहाँ पर एक इमेज दी है पनिनी की, इंडिया पोस्ट स्टाम्प कॉमेमोरेटिंग पनिनी, यानी कि एक स्टाम्प है जो हम लोग लेटर में लगाते हैं, भारत सरकार ने पनिनी के ऊपर भी जारी किया था। द फेम्ड संस्कृत ग्रामेरियन पनिनी लिव्ड अराउंड द 5th सेंचुरी BCE। पनिनी 5th सेंचुरी BCE में रहते थे, और संस्कृत के बहुत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर के बहुत बड़े जानकार थे। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। क्या बनाया है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने बनाया? पनिनी ने। याद रखिएगा, एन एंशियंट टेक्स्ट दैट लिस्ट द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर इन 3996 शॉर्ट सूत्रास। तो सूत्र या फॉर्मूलाज की इन्होंने रचना की थी। कितने? 3996, 3996। नाउ स्टूडेंट, जो हमारा ये टॉपिक है दैट इज द अराइवल ऑफ ग्रीक्स। बेसिकली मगध ईस्टर्न पार्ट में है हमारे देश के सब कॉन्टिनेंट के, और यहाँ से किसी भी बाहर के आने वाले लोगों के लिए एंटर करना आसान होता है। तो ये रूट मेडिटेरियन से कनेक्ट करता है, और इसी रूट से ग्रीक आए, ठीक है, जिनको पौरवास कहा जाता था। और हमारे देश में जो राजा हैं उनका नाम क्या है? पोरस। तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई होती है, जिसमें पोरस हार जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और फिर सिकंदर पोरस से पूछता है कि बताइए आपके साथ क्या करना चाहिए। तो पोरस कहते हैं, पोरस एक बहादुर राजा है, वो कहते हैं जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो ये पोरस की कहानी है। अलेक्जेंडर एक राजा है मैसिडोनिया का, और ये पूरे अंपायर को जीतता है, कई सारे देशों को जीतता हुआ ये भारत तक आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये अटैक करता है, प्रेजेंट में ये पर्शियन अंपायर पे अटैक करता है, और वहां पर अपना गवर्नर बिठाकर फिर भारत आता है, और भारत पर भी अटैक कर देता है। ठीक है, सो बेसिकली आप एक वर्ड देखिए, सत्रप्स। सत्रप्स होता क्या है? ये, इन्हें हम कह सकते हैं गवर्नर। ये गवर्नर थे। जब सिकंदर कोई भी राज्य जीतता था, उसके बाद वहां अपना एक गवर्नर बैठा देता था, उसे राजा बना देता था, और उसके बाद दूसरे राज्य से लड़ने के लिए चला जाता था। तो स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है ये आप देखिए, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच में जो बातचीत हुई है, जो डिस्कशन हुआ है, उस बारे में है। तो सिकंदर पूछता है कि आपके साथ क्या करना चाहिए। पोरस कहते हैं, यू हैव टू बिहेव विद मी लाइक अ किंग। आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। जब अलेक्जेंडर यहाँ से वापस जाता है तो उसकी आर्मी उसका साथ छोड़ देती है, ऐसा ऐतिहासिक किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अलेक्जेंडर चाहता था कि पूरी दुनिया पर
वो राज करे। अलेक्जेंडर जब इंडिया आता है तो इसने पोरस को हराया था पंजाब में। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए इसने पोरस को कहाँ हराया था? पंजाब में हराया था। और कई सारे लोगों की हत्याएं की थी इसने। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जब युद्ध हुआ था तो महिलाओं ने भी मर्द आदमियों के साथ मिलके लड़ाई लड़ी थी। सिकंदर यहाँ से वापस लौटता है, घायल हो जाता है, उसको घर की याद आ रही होती है और साथ ही साथ उसकी आर्मी भी उसके साथ आगे बढ़ने से मना कर देती है। सिकंदर वापस लौटता है और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये सिकंदर के बारे में कहानी है। एलेक्जेंडर्स डायलॉग विद द जिम्नोसोफिस्ट्स, ये कौन होते हैं? ये होते हैं साधु या तपस्वी। इनको कहते हैं साधु महात्मा जो होते हैं ना, तपस्वी, उनको कहा जाता है जिम्नोसोफिस्ट या नेक्ड फिलोसोफर। नेक्ड फिलोसोफर का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति जो या तो बहुत कम कपड़े पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, इसीलिए इनको नेक्ड फिलोसोफर कहा जाता है। तो सिकंदर और जिम्नोसोफिस्ट के बीच में बातचीत होती है। सिकंदर इनसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन है? विच इज स्ट्रोंगर, लाइफ और डेथ? सबसे ताकतवर क्या है, जीवन और मृत्यु? तो सेजेस जो होते हैं ना, साधु महात्मा, ये रिप्लाई करते हैं लाइफ, बिकॉज इट endures while डेथ डज नॉट। यानी कि जीवन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जीवन में आपको सब कुछ सहन करना पड़ता है परंतु मृत्यु में नहीं। हाउ कैन अ मैन बी मोस्ट लव्ड, एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार कैसे करना चाहिए, उससे प्रेम कैसे करना चाहिए? तो ये कहा, इसके जवाब में सेजिस कहते हैं कि एक व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए और अपने प्रेम को सबको बांटना चाहिए। नाउ द माइटी मौर्याज, मौर्य अंपायर के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मगध कहाँ पर है? बिहार, पाटलिपुत्र, पटना। वेयर वी विटनेस द डिक्लाइन ऑफ नंदा अंपायर। नंदा अंपायर का डिक्लाइन कैसे होता है और क्या होता है वहां पर? अराउंड 321 BCE, यानी कि लगभग 321 बिफोर क्राइस्ट, अलेक्जेंडर के अटैक करने से कुछ टाइम पहले ही नंदा डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है। यहाँ पर जो राजा हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने राजा बनाया था? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यानी कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही के नाम हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र, जिसमें पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और इकोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें ये बताया गया है किसी देश को कैसे चलाना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखे हैं चाणक्य और विष्णुगुप्ता या कौटिल्य। ठीक है, ये नाम है। ये कौन है? चाणक्य, ये तक्षशिला, जो अभी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, वहां पर टीचर थे, वहां पढ़ाते थे। तो एक दिन ये धनानंद को समझाते हैं कि आपसे जनता नाराज है, आप ऐसे काम मत कीजिए जिससे आपकी डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाए, आपको राजा ना माना जाए। तो धनानंद चाणक्य का अपमान करता है और इन्हें अपने राज्य से भगा देता है। ठीक है, तब आकर ये चंद्रगुप्त से मिलते हैं और फिर ये दोनों मिलकर अटैक करते हैं और उसके बाद मौर्य अंपायर को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखा भी है कि कौटिल्य एडवाइस करते हैं धनानंद को, जिससे वो अपने राज्य को बचा सके। वो जो भी कर रहा है धनानंद, वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब इनको राज्य से निकाल दिया जाता है चाणक्य को, तो कौटिल्य कसम खाते हैं या चाणक्य कसम खाते हैं कि अब मैं नंदा शासन का डिक्लाइन कर दूंगा या इसको खत्म कर दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य का राइज होता है। देखिए स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा था जिसने भारत के इतिहास में बहुत सारे काम किए। ठीक है, इसने प्रोटेक्ट किया बुद्ध धर्म को। सो जब मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता है तो इन्होंने अपना कैपिटल क्या बनाया? मौर्य एम्पायर ने पाटलिपुत्र, जो अभी पटना कहा जाता है। यहाँ पर ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, यहाँ पर गंगा मैदान है गंगा का, यहाँ कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की हेल्प की थी अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए कि ठीक है, ही डिफीटेड द ग्रीक सत्रप्स, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने ग्रीक गवर्नर को भी हराया था, जिसको अलेक्जेंडर बिठाया था राजा बना के। ठीक है,
जब चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक्स को हराया तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए, यानी कि अच्छे दोस्ती वाले संबंध इसने बनाए। मैगस्थनीज एक बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है इंडिका। मैगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है? इंडिका। सो इंडिका के में मौर्य एम्पायर के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। वेल, इसके बाद जो टॉपिक है वो है कौटिल्यास कॉन्सेप्ट ऑफ अ किंगडम। कौटिल्य किसी किंगडम के बारे में क्या कहते हैं अपनी किताब अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने किंगडम या राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है अपनी किताब में, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। बेसिकली जो किताब है ना, इट इज अ साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये किताब बताती है किसी राज्य को कैसे चलाना है, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, आर्मी कैसी होना चाहिए। इन्होंने एक थ्योरी दी, सप्तांग थ्योरी, कौटिल्य ने, जिसमें सबसे हेड कौन है? किंग, जिसको स्वामी कहा जाता है। फिर एक ग्रुप ऑफ काउंसिल है जो राजा को एडवाइस देती है, इनको अमात्य भी कहा जाता है। इसके बाद पॉपुलेशन है जिसको जनपद कहा जाता है। अगर हम आज अपनी लैंग्वेज में देखें तो जनपद का मतलब होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। जो किले हैं या जो राज्य, उसका फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि उसके आसपास चारों तरफ मजबूत दीवारें होनी चाहिए। राजा के पास खजाना होना चाहिए जिससे राज्य चलाने में आसानी हो, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए, यानी कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसको पनिश करना चाहिए। द एलाइज, एलाइज का मतलब होता है मित्र, अपने आसपास के राजाओं को अपना मित्र बनाकर रखना, ताकि जब कोई बाहर से अटैक करे तो सब लोग मिलकर एक साथ उससे लड़ सकें। तो ये सब कौटिल्य ने अपनी सप्तांग थ्योरी में दिया है, सप्तांग थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि हर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन बहुत स्ट्रांग हो। साथ ही साथ जो क्राइम करता है या जो गुनाह क्राइम करने के बाद पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि अ किंग शैल इंक्रीज हिज पावर बाय प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। कौटिल्य कहते हैं कि एक राजा को जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता के विकास के काम करना चाहिए, ताकि जनता उसके साथ रहे। साथ ही साथ गांव शहरों को सुंदर बनाना चाहिए, ब्रिज बनाना चाहिए और जनता की रक्षा करनी चाहिए। सो कौटिल्य की जो सेंट्रल फिलॉसफी है स्टूडेंट, वो क्या है? इन्होंने फोकस किया है इंडियन वैल्यूज पे। इन्होंने कहा है कि राजा को प्रसन्नचित्त होना चाहिए, खुश होना चाहिए। और क्या काम करके खुश होना चाहिए? वेलफेयर, हिज वेलफेयर। जनता का विकास भी करे राजा, और जनता के साथ साथ अपने राज्य या अपने देश का भी विकास करे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक देश को कैसे चलाना है ये काफी कुछ लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट, जो हमारे सामने नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, द किंग हु चोज पीस। वो कौन से राजा हैं जिन्होंने पीस यानी कि युद्ध का रास्ता छोड़ा और पीस, शांति का रास्ता अपनाया। ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रैंडसन है, जिनका नाम है अशोक, अशोक द ग्रेट। अशोक बहुत बड़ा राजा था, बहुत स्ट्रांग राजा था। इसने कई सारे धार्मिक कार्य भी किए और प्रशासनिक कार्य भी किए। तो अशोक ने एक बार कलिंगा वॉर किया था। कलिंगा भी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? उड़ीसा में। जो कलिंगा वॉर में लाखों लोग मारे गए, जिससे अशोक का मन बदल गया और अशोक ने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहानी हम आगे पढ़ सकते हैं। वेल, प्रेजेंट टाइम में अशोका वॉज क्वाइट एम्बिशियस। इसने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए कई युद्ध किए, और साथ ही साथ इसने बांग्लादेश और पाकिस्तान और प्रेजेंट डे अफगानिस्तान को भी अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वन हिज एडिक्ट्स, एडिक्ट्स क्या होता है स्टूडेंट? एडिक्ट्स होता है एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन इशूड बाय अथॉरिटीज, और इन अवर केस अ किंग। एडिक्ट्स वो होते हैं एक डिक्लेरेशन, यानी कि एक तरीके इंस्ट्रक्शन होते हैं जो राजा देता है। ठीक है। जिससे क्या है, जनता को संदेश पहुंच जाता है, या इसको कह सकते हैं राजा का आदेश। ठीक है। तो कलिंगा भी कहाँ है? उड़ीसा में। तो स्टूडेंट, जब ये उड़ीसा में इसने लड़ाई लड़ी, युद्ध किया, और वहां पर इसने
वायलेंस को छोड़ दिया। जब वो सब कुछ देखा, इतने सारे लोग मारे गए थे, और फिर उसके बाद इसने बुद्ध धर्म अपना लिया और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के रास्ते पे चलने लगा। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है स्टूडेंट, एमिसरीज। एमिसरीज बेसिकली क्या होता है? एम्बेसडर या दूत, जो संदेश लेकर जाते हैं या मैसेज लेकर जाते हैं। तो बुद्धा के जो संदेश हैं वो अशोक ने कई देशों में अपने दूत के हाथ भेजे, यानी कि अपने एम्बेसडर्स के हाथ भेजे। जैसे किन देशों में गए थे ये बुद्धा के संदेश लेकर? श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया और भी कई सारे देशों में गए थे, जिससे बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो पूरी दुनिया में फैल सकें। अशोका बेसिकली एक ग्रेट कम्युनिकेटर है, यानी कि ग्रेट कम्युनिकेटर मतलब है कि उसने जनता से कई बार बातचीत की है। कैसे? अब डायरेक्ट तो बात करता नहीं था, वो अपने संदेश जनता को भेजता था। भलाई के संदेश, धर्म के संदेश जिसको कहते हैं, वो सब मैसेज जनता को भेजता था। ठीक है स्टूडेंट? और इसके जो एडिक्ट्स हैं, जो आदेश हैं इसके, वो किस भाषा में लिखे हैं? प्रकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जो जनता को आसानी से समझ में आ जाए। और इसकी स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और ब्राह्मी इज द मदर ऑफ ऑल रीजनल स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो ब्राह्मी है वो जितने भी भारत में भाषाएं हैं उनकी मदर है। सो बेसिकली यहाँ पर आप दो वर्ड देखेंगे, प्रकृत एंड ब्राह्मी। प्रकृत क्या है? लैंग्वेज है। और ब्राह्मी क्या है? स्क्रिप्ट है। इसका मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, अ लैंग्वेज इज व्हाट वी स्पीक। एक भाषा जो हम बोलते हैं, वाइल स्क्रिप्ट इज व्हाट वी राइट अ लैंग्वेज। यानी कि जो भाषा हम बोलते हैं वो क्या होती है? प्रकृत, और जो हम लिखते हैं वो क्या है? ब्राह्मी। तो स्टूडेंट ये याद रखिए, ब्राह्मी और प्रकृत, अशोक ने जो अपने संदेश दिए हैं वो इन दोनों भाषाओं या उसमें दिए हैं। ठीक है? सो अपने जो राजकीय आदेश हैं उसमें राजा ने या अशोक ने अपने आप को देवनाम पियदस्सी कहा है। देवनाम पियदस्सी का मतलब क्या होता है? बिलव्ड ऑफ गॉड्स। इसका मतलब है देवताओं का प्रिय, भगवान का प्रिय। यानी कि ये जो अशोक है ये भगवान का प्रिय राजा है और बहुत दयालु है। इसने जो अपने आदेश दिए हैं वो प्रकृत या ब्राह्मी स्क्रिप्ट में दिए हैं, और जिससे जनता के बारे में, जनता को बुद्ध के संदेश पहुंचाए गए हैं। तो अशोका ने पूरे समाज के वेलफेयर की बात की है। ठीक है? वेल बीइंग यानी कि समाज का विकास होना चाहिए। ही क्लेम टू प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर पीपल, यानी कि मनुष्य और पशु इन सभी को इलाज मिलना चाहिए जब भी आवश्यक हो। ठीक है स्टूडेंट? जब भी जरूरत हो तो अस्पताल में जाकर इलाज करा सकते हैं। अशोक ने शिकार करना और एनिमल्स यानी जानवरों के साथ अत्याचार करना बंद करवा दिया, और साथ ही साथ सभी को इलाज की सुविधा दी। अशोक बेसिकली क्या है कि जंगलों को सुरक्षित रखना रखना चाहता था, तो उसने शिकार बंद करवा दिया। इसने कई सारे कुएं बनवाए, सड़कें बनवाई, कई पेड़ लगवाए। तो अशोक ने बहुत सारा काम किया है जिससे इस राज्य की जनता को सही रहे ये जनता। ठीक है? प्रेजेंट टाइम में भी हमें कई सारी चीजें अशोक की देखने को मिलती हैं। Although we need not take all Ashoka's claim literally, it is clear that in line with Kautilya's philosophy of governance, यानी कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में गवर्नेंस के बारे में लिखा है, कौटिल्य ने उसको अशोक ने बहुत अच्छे से अपनाया है। नाउ धर्मा क्या होता है? धर्मा को प्रकृत लैंग्वेज में धम्मा कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट? जो आपने ग्रेड 6 में पढ़ा होगा। इसका मतलब है धर्मा मीन्स मोरल लॉ और समवंस रिलीजियस और एथिकल ड्यूटीज टूवर्ड्स फैमिली, कम्युनिटी और कंट्री। धम्मा का मतलब क्या होता है? वो लॉ या एक ऐसे कानून जो व्यक्ति जानता है और उन कानूनों का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। जैसे अपने परिवार की सुरक्षा, अपने परिवार का सुख का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बेसिकली एक धम्मा का मतलब होता है। यूनिवर्स ऑफ रिथम क्या होता है स्टूडेंट? रिथम होता है नेचुरल सिस्टम। ठीक है? रिथम का मतलब है नेचुरल सिस्टम। यूनिवर्स ऑफ रिथम, यहां पर लिखा है दिस इंक्लूड्स डूइंग,
truthfully following rules of righteous conduct and leading a life in harmony with the cosmic order। यानी हर व्यक्ति को अपने जीवन को नेचर के हिसाब से यानी कि अच्छी चीजों के अकॉर्डिंग गुजारना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन कैसे बनाए, कैसे निभाए, लॉ कानून के अनुसार अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करे, सच बोले और इथिक्स का पालन करे। ठीक है स्टूडेंट, ये अशोक ने कहा है। अशोक ने कहा है कि सबकी हेल्प भी करनी चाहिए। अब अशोक के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें कई जगह मिलते हैं। इसके कई आदेश हैं जो लिखे हुए मिले हैं। जैसे अशोक ने अपने आप को बिलव्ड ऑफ गॉड कहा है, देवताओं का प्रिय कहा है। इसमें लिखा हुआ है कि अशोक ने ये कहा है, यू आर इन चार्ज ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ लिविंग बीइंग, यू शुड गेन द अफेक्शन ऑफ मैन। यानी कि आप राजा हैं और सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सो ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। अशोक कहता है कि जितने भी जनता में लोग हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तब, और उनका सुख और सुविधा का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई व्यक्ति मेरे राज्य में भूखा है तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये अशोक ने कहा था कि अशोक जिम्मेदारी लेता है, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज का, पूरे जनता के सुख और दुख का। वो किसी को अशोक टॉर्चर नहीं करता है, किसी को परेशान नहीं करता है। वो एक बहुत अच्छा राजा बनकर अपना जीवन गुजारता है। आई शैल सेंड आउट इन on tour every 5 years an officer who is not severe or harsh, who having investigated the matter shall see that they carry out my instruction। हर 5 साल में अशोक अपना एक ऑफिसर जनता के बीच में भेजता है और ये देखता है कि जो भी उसने आदेश दिए हैं उनका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मौर्यन अंपायर बहुत बड़ा अंपायर था और इसमें फिर अशोक की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो इसके सक्सेसर आते हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं और एट द एंड ये जो मौर्यन अंपायर है वो डिक्लाइन हो जाता है। नाउ अब आप देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लाइफ इन द मौर्यन पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में लाइफ कैसी है, जीवन कैसा है। बेसिकली यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सड़कें हैं, टैक्सेशन सिस्टम यानी टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रेड होता है यहाँ पर, और ये अंपायर बहुत ग्रो कर रहा है। तो ये सब भाविशा और ध्रुव ने देखा है। स्टूडेंट आप ये देखिए कि ये सोहागुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सोहागुरा अभी है कहाँ पर? बेसिकली सोहागुरा अभी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर प्रकृत लैंग्वेज में या ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई एक प्लेट मिली हुई है। ठीक है, कॉपर प्लेट जिसको कहते हैं तांबे की प्लेट। ये तांबे की प्लेट है जिसमें राजाओं के बारे में लिखा गया है। इसमें ये काफी कुछ लिखा गया है। अब आपने देखा होगा ऊपर हमने पढ़ाया है कि मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है इंडिका, जिसमें इसने रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, ट्रेड इन सब के बारे में बताया है। साथ ही ये बताया है कि यहाँ कभी पानी की कमी नहीं होती क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस राज्य में मौर्यन अंपायर में ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, कारपेंटर, ज्वेलर्स और आर्टिसंस रहते हैं। ये सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हैपन थ्रू कुरियर हु कैरीड मैसेजेस टू प्लेस। यानी कि जो भी मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाता है। एंड द हाउसेज वर मेड ऑफ वुड, जो घर लकड़ी के बने हुए हैं और बहुत ऊंचे घर बने हुए हैं, लंबे घर बने हुए हैं। जो सड़कें हैं या गलियां हैं वो बहुत चौड़ी हैं, पानी वहां आसानी से चला जाता है। यानी कि वो सड़कें कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं ताकि वहां उन सड़कों पर ट्रेड भी किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ गारमेंट, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अ लोअर गारमेंट that reached below the knee halfway down to the ankles and an upper garment that they threw over their shoulders. Some wore leather shoes with designs and thick soles to make them look taller. So यहाँ पे कॉटन ड्रेस के बारे में बताया गया है कि लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे। अब स्टूडेंट ये देखिए आप, ये क्या है? द मौर्यन वर रिनोन देयर हाईली पॉलिश स्टोन पिलर्स। ठीक है, जिसको सारनाथ से लिया गया है और ये क्या है? भारत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ठीक है, इसको आप इस चैप्टर में पढ़िए। ये
3 शेर बने हुए हैं, 4 शेर बने हुए हैं, या 5 हैं, या 2 हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। So basically the 4 loins symbolize the royal power on the ring below 4 powerful animal। यहाँ पे कुछ एनिमल बने हैं, देखिए ये एनिमल बने हैं, एलिफेंट है, बुल है, हॉर्स है एंड लॉयन है। तो इसको क्या कहा गया? धर्म चक्रा या व्हील ऑफ धर्मा, ये इसको कहा गया धर्म चक्र के बारे में। ये बुद्धास की टीचिंग है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिंबल है जो हमारे देश में चलता है। सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्याज लाइफ एंड पीपल, ये सिंबल क्या है स्टूडेंट, ये आप लोग हमें बताइएगा। ये जो स्टैच्यूज दिखाए हैं आपको, ये टेराकोटा फिगर्स के बने हुए हैं, जिसमें डांसिंग गर्ल्स भी दिखाई है और कई सारे स्टैच्यूज दिखाए गए हैं। हेड ऑफ टेराकोटा हॉर्स, ये घोड़े का हेड दिखाया गया है, ठीक है। इसको देखिए आप किस तरीके से बनाया गया है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये स्टोन स्ट्रक्चर है सबसे पुराना, ग्रेट स्तूपा इसको कहा जाता है। ये कहाँ है? सांची यानी कि मध्य प्रदेश में है ये। नीचे आप देखेंगे इस इमेज में एक हाथी का, पत्थर पहाड़ में एक हाथी का सिर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा, भुवनेश्वर के पास है। विच सिंबलाइज द बुद्धा, ये बुद्धा की इंटेलिजेंट, पावरफुल, पेशेंट एंड काम को सिंबलाइज करता है, यानी कि इसको प्रस्तुत करता है। अब ये जो अभी आपने ऊपर 4 शेर देखे थे स्टूडेंट, ये क्या है? बेसिकली ये इसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, यानी कि ये धर्म चक्र जो है ना, धर्म चक्र परिवर्तन, ये क्या है? हमारे देश का एक बहुत बड़ा सिंबल है, ये आप लोग बताइएगा। और ये क्या है? कैपिटल वॉज चूजन एज इंडियाज नेशनल एम्बलम, इसको नेशनल एम्बलम कहा जाता है। इसका मतलब है सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्यमेव जयते, या सत्य कभी पराजित नहीं होता, ठीक है। सत्यमेवा जयते ननृतम, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स नॉट फॉल्सहुड, यानी कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य विजयी होता है हमेशा, ठीक है। सो अब आप देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द फ्रिजल नेचर ऑफ एम्पायर्स, यू विल नियर अ हायर ग्रेड्स अबाउट पास्ट माइटी एम्पायर्स एज वेल इन द वर्ल्ड। आपने पिछले चैप्टर में कई सारे अंपायर देखे होंगे, जैसे रोमन, पर्शियन, ऑटोमन, स्पेनिश, रशियन, ब्रिटिश अंपायर। इन सारे चैप्टर्स में आप देखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग अंपायर कौन सा है। वन ऑफ दोज causes as we saw is the temptation for some of the empire region to try to become independent। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि जितने भी अंपायर हुए हैं उसमें मौर्यन अंपायर का क्या रोल था, और ये जो एम्पायर हैं ये किस तरीके से काम करते थे, इनमें पॉलिटिकल यूनिटी थी या नहीं थी, और मौर्यन अंपायर एंटायर सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल करता था, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।